Dear viewers, once again welcome back to my YouTube channel. Dear viewers, in today's discussion we are going to discuss the second lecture of the biochemistry of the carbohydrates. In our first lecture we have discussed about the definition, a few exception and the classification, and at the end we have discussed some of the biological importance of the carbohydrates. You can first go to link and watch that lecture before this lecture. In today's lecture, we are going to discuss a few biological important monosaccharides and their significances. हमने मोनोसेक्राइड्स की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ी थी कि हमारे पास मोनोसेक्राइड दो किस्म के होते हैं. इनमें से एक मोनोसेक्राइड हमारे पास जो है वो कीटोसिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ मोनोसेक्राइड्स हमारे पास एल्डोसिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस कर लेंगे और उनकी कुछ सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं उनकी क्या सिग्निफिकेंस है और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं. सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं ट्रायोज. तो ट्रायोज हमने देखा था कि ऐसे हमारे पास मोनोसेक्राइड जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स मौजूद हों उन्हें हम ट्रायोसिस कहते हैं. अब हमारे पास जो दो इम्पॉर्टेंट ट्रायोज जो कि बायोलॉजिकली और बायोकेमिकल इफ़ेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है. अब हमें ये पता है कि ग्लिसरल्डिहाइड एक एल्डो शुगर है जबकि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन हमारे पास एक कीटो शुगर है. अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है और हमारे पास जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है. ग्लिसरल्डिहाइड जब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि हमने इसे एक रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट, एक रेफरेंस मोनोसेक्राइड माना हुआ है जो कि आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करता है. ये तो हमारा एक बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस हो गई, लेकिन हमारी लाइफ में ये बायोलॉजिकल इंटरेस्ट के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है. और जब हम ग्लाइकोलिसिस करेंगे अपने हायर क्लासेस में सेकेंड ईयर एमबीबीएस में जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ग्लिसरल्डिहाइड एक मेजर इंटरमीडिएट होता है. द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस के अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट को हम ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं. So glyceraldehyde is the simplest carbohydrate and it is the intermediate of the glycolysis. दूसरा इम्पॉर्टेंट ट्रायोज जो कि हमने देखा है वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और इसके अंदर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारे पास कीटोनिक ग्रुप होता है. ग्लिसरल्डिहाइड में एल्डो ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इस वजह से वो एल्डो शुगर है. इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है और ये हमारे पास कीटो शुगर है. एंड इट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ द ग्लिसरॉल एंड दिस इज़ अ टैग इन द फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस. जब हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि टीएजी और जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड है इसकी सिंथेसिस में ग्लिसरॉल इस्तेमाल होता है. मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड विच आर द टेट्रोसिस. जो दो इंपॉर्टेंट टेट्रोसिस हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं उनमें हमारे पास एक एरिथ्रोज है और एक एरिथ्रोलोज है. सिमिलरली लाइक द ट्रायोसिस, जो एरिथ्रोज है ये हमारे पास एल्डो शुगर है और इसके अंदर हमारे पास वो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक है, जबकि हमारे पास एरिथ्रोलोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है. ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एरिथ्रोलोज इज़ अ कीटो शुगर और एल्डो शुगर. तो यू शुड नो कि एरिथ्रोलोज हमारे पास एक कीटो शुगर है और एरिथ्रोज हमारे पास एक एल्डो शुगर है. एरिथ्रोलोज एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बायोलॉजिकली, लेकिन इसके भी कुछ फंक्शंस हैं जो कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट थिंग्स. लेकिन जो एरिथ्रोज है ये एचएमपी पाथवे, ये भी आपके हाई क्लासेस में आप पढ़ेंगे अपनी जो सेकेंड ईयर है. बेसिकली जो हमारी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस है इन पाकिस्तान ये मेनली इंक्लूड होती है बायोकेमिकल एस्पेक्ट, वो जो कि बेसिक बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स की, बायोमॉलिक्यूल्स की, लाइक एंजाइम्स क्या होते हैं, इनके सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह. इसी तरह कार्बोहाइड्रेट, इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन, यानी इनका जो जनरल नॉलेज है वो हम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में देखेंगे. और इनकी जितनी भी ब्रेक डाउन है, सिंथेसिस है, डिग्रेडेशन है, डाइजेशन है और जितने भी पाथवेज हैं वो हम सेकेंड ईयर एमबीबीएस में डिस्कस करेंगे. सो एचएमपी पाथवे जब हम देखेंगे सेकेंड ईयर में तो उसमें भी हम देखेंगे कि टेट्रोज इन्वॉल्व होगा, उसका एक इंटरमीडिएट है. सो अभी के लिए बस आप इतना याद रखें
ये HMP पाथवे का एक इंटरमीडिएट है। आज का ये जो लेक्चर है ये कम्प्लीटली बस एक जनरल ओवरव्यू है, हम इन डिटेल जो है इसे सेकेंड ईयर MBBS के अंदर डिस्कस करते हैं। मूविंग टूवर्ड द इम्पॉर्टेंट पेंटोजेस, इम्पॉर्टेंट पेंटोजेस में हमारे पास 4 इम्पॉर्टेंट पेंटोज हैं। उनमें पहली इम्पॉर्टेंट पेंटोज जो है वो हमारे पास है डी राइबोस, और इससे आप फेमिलियर हैं। हमारे पास जो डी राइबोस है इट इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। फॉर एग्जांपल RNA जो हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड है, इसमें हमारे पास जो है राइबोस शुगर मौजूद होती है। अच्छा, बाद स्टूडेंट इसको डी राइबोस को डीऑक्सी राइबोस कंसीडर कर लेते हैं। इट इज़ नॉट अ डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस इज समथिंग एल्स। डी जो है ये हमारे पास एक आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास आइसोमेरिज्म की एक टाइप होती है D&L आइसोमेरिज्म, जिसे हम इनेंशियोमेरिज्म भी कहते हैं। उनमें हमारे पास एक आइसोमर की टाइप होती है डी आइसोमर। तो डी आइसोमर की में जो डी राइबोस है ये हमारे पास RNA का एक कंपोनेंट होता है, कोएंजाइम्स का, लाइक ATP, NAD, NADP, फ्लेवोप्रोटीन्स, इनका ये हमारे पास स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है। यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, deoxyribose is something else, it should not be confused with the D-ribose। इसी तरह हमारे पास ये भी HMP पाथवे का एक इंटरमीडिएट है, और इसके अंदर भी याद रखिएगा कि हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होता है, C डबल बॉन्ड O, और एक तरफ हमारे पास H लगा होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो डी राइबोलोस है ये भी एक हमारे पास डी आइसोमर है, और ये हमारे पास रिबोलोस के अंदर जो कीटो फॉर्म होती है और इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप मौजूद होगा, यानी इस H की जगह हमारे पास R लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O एंड दिस वन इज़ द R। So it is also as such intermediate of HMP pathway, जिसे हम इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में डिस्कस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट जो 2 क्लासेस हैं पेंटोजेस की जो इम्पोर्टेंट है वो उनमें एक ज़ाइलोज है और एक ज़ाइलोलोज है, एक बी ज़ाइलोलोज है और एक एल ज़ाइलोलोज है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये डी और एल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि हमारे पास डी आइसोमेरिज्म क्या होती है, एल आइसोमेरिज्म क्या होती है। ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आज हम देख लेते हैं। जो डी ज़ाइलोलोज है ये हमारे पास प्रोटियोग्लाइकैन्स, जो कि अगेन हमारे पास एक हिट्रोपोलीसेक्राइड है। इंपॉर्टेंट लेक्चर है हिट्रोपोलीसेक्राइड का, ये आपने मिस नहीं करना। तो डी ज़ाइलोलोज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ द प्रोटियोग्लाइकैन्स आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स which are the structural component of our cell membrane। और एल ज़ाइलोलोज क्या है, इट इज़ द इंटरमीडिएट इन द यूरानिक एसिड पाथवे एंड इट इज़ आल्सो एक्सक्रीटेड इन द एसेंशियल पेंटोस्यूरिया। अभी आपको इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, सिंपल आपने इसको सुपरफिशियल रीड दे लेना है, क्योंकि इसमें से MCQs बन सकते हैं। इनकी डिटेल जो है वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ फर्स्ट ईयर MBBS है, इंशाल्लाह हम सेकेंड ईयर में इसको डिस्कस करेंगे। मूविंग टूवर्ड द इम्पॉर्टेंट हेक्सोसिस, हेक्सोसिस के बारे में सभी फेमिलियर होंगे कि हमारे पास 4 हेक्सोसिस ऐसे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उन 4 हेक्सोसिस में पहला हेक्सोस डी ग्लूकोज है और इट इज़ अ डी आइसोमर नॉट अ एल आइसोमर। और याद रखिएगा हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली जो है वो डी आइसोमर ही ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, एल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, एक आर्टिफिशियल फॉर्म होती है। अच्छा, ग्लूकोज कौन नहीं जानता, इट इज़ द आर्गन्स हुज मेजर एनर्जी सोर्स इज ग्लूकोज। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर आर्गन्स हैं उनकी मेजर एनर्जी सोर्स ग्लूकोज है। ग्लूकोज इज़ एक्चुअली द फ्यूल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और ये ब्रेन है, रीनल मेड्यूला है, कॉर्निया है, रेटिना है, टेस्टिस है, रेड ब्लड सेल्स हैं, इन तमाम सेल्स को, आर्गन्स को, टिश्यूज़ को जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाली चीज़ है, जो फ्यूल है, वो हमारे पास डी ग्लूकोज ही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब हम आइसोमेरिज्म को समझ लेंगे जो कि हमारा 3rd लेक्चर है, तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। इट इज़ अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इस वजह से डी ग्लूकोज का दूसरा नाम हमने डेक्सट्रोज भी रखा हुआ है। इट इज़ एक्सक्रीटेड इन द यूरिन इन डायबिटीज़ मेलाइटस। ये हमारे पास एक कंडीशन होती है डायबिटीज़ मेलाइटस, अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो इसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। और डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर जो डी ग्लूकोज है वो यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट होता है।
दूसरा इंपॉर्टेंट हमारे पास जो हेक्सोज है वो डी फ्रुक्टोज है। अच्छा ये याद रखिएगा, डी ग्लूकोज एल्डो शुगर है, इसके अंदर हमारे पास एल्डिहाइडी ग्रुप मौजूद होगा। और जो डी फ्रुक्टोज है ये इसके अंदर कीटो शुगर है और इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप मौजूद होगा। बारहा हम इस चीज़ को बार बार बता रहा हूँ, ये एमसीक्यूज का हिस्सा बन सकता है। अच्छा, इट कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी। पहली बात ये है कि फ्रुक्टोज को आप ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर इसको एज ए एनर्जी सोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखिएगा जो हम शहद खाते हैं इसमें मेनली जो है ये डी फ्रुक्टोज ही होता है। एंड इट इज़ आल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सुक्रोज। जब हम सुक्रोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डायसेक्राइड्स के अंदर तो हम देखेंगे सुक्रोज के अंदर हमारे पास डी फ्रुक्टोज और डी ग्लूकोज के आपस में मिलते हैं और इनके दरमियान अल्फा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है जिसके ज़रिए ये आपस में मिलकर सुक्रोज बना देते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि अक्सर एमसीक्यूज का हिस्सा बनता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेमिनल फ्लूइड। एम्ब्रियोलॉजी में आपने इस चीज़ को ज़रूर समझ रखा होगा, पढ़ रखा होगा कि हमारे पास जो फ्रुक्टोज है ये सेमिनल जो सेक्रीशंस होती हैं उसका एक पार्ट होता है और ये सीमन के अंदर मौजूद होता है और इट इज़ द एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्म्स। जो स्पर्म्स हैं इनके लिए एनर्जी सोर्स कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज द डी फ्रुक्टोज। यू मस्ट रिमेंबर दैट डी फ्रुक्टोज इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर द स्पर्म्स। ये बारहा एमसीक्यूज में पूछा जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास हेक्सोज आ जाता है वो डी ग्लैक्टोज है और डी मैनोज है, दोनों डी फॉर्म शुगर है। और जो डी ग्लैक्टोज है इट कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज इन द लिवर। अगेन अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया तो इट इज़ द एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी। फिर इसके अलावा ये सिंथेसिस इन द मेमोरी ग्लैंड, एम्ब्रियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि डी ग्लैक्टोज जो है ये मेमोरी ग्लैंड की फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में भी हेल्प आउट करता है। फिर हमारे पास इट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लैक्टोज, मिल्क का हिस्सा होता है। और इसके अलावा ये ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटियोग्लाइकेंस, अगेन हेट्रोपोलीसेक्राइड, उसका ये हिस्सा होता है। लास्ट पे आ जाते हैं डी मैनोज। डी मैनोज इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। याद रखिए कि जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके ऊपर कवरिंग होती है और इस कवरिंग के ऊपर हमें कुछ ना कुछ रेड ब्लड सेल के ऊपर जो ब्लड को स्पेसिफाई करते हैं कि वेदर इट इज़ ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, जो एंटीजेंस होती हैं इन एंटीजेंस के अंदर हमारे पास डी मैनोज मौजूद होता है। ठीक हो गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट हेक्सोजेस। नो, एक इम्पॉर्टेंट हेप्टोज जो कि अक्सर पूछा जाता है वो सीडोहेप्टाइलोज है। एंड सीडोहेप्टाइलोज इज़ द मेजर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एंड इट इज़ अ इंटरमीडिएट ऑफ HMP पाथवे। आज के इस लेक्चर में आपने HMP वर्ड बार बार सुना है, मैं अगेन कह रहा हूँ ये आपके बियॉन्ड द स्कोप है फॉर द फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। जब हम सेकेंड ईयर MBBS में जाएंगे तब हम इसकी बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि HMP पाथवे के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस आते हैं जिसमें एक सीडोहेप्टाइलोज भी आता है। पीछे भी हमने कुछ सब्सटेंसेस पढ़े, अगेन आप उनको देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो डी हमारे पास जो सब्सटेंसेस थे लाइक डी रेगुलोस है, ठीक है, डी राइबोस है, ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है हमारे पास HMP पाथवे का। तो आप HMP पाथवे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। है आज तक के लिए, आज की इस फर्स्ट ईयर MBBS में आपके लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो कीप अप टू दैट थिंग विच इज़ इन टू योर स्कोप, इन द स्कोप ऑफ फर्स्ट ईयर MBBS। सो That was the few important cramming like things। इसमें कोई important concept नहीं है, सिंपल एक cramming like चीज़ है, लेकिन क्या करें हमारे एग्जामिनर्स को बहुत अच्छा लगता है, इसमें से MCQs बना डालते हैं। इस वजह से आई थिंक मैं कि इसको हम एक दफ़ा डिस्कस कर लें, एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें। बाकी आप इसको किसी भी बुक से, सत्यानारायणा से, हार्पर से, या फिर आप जो है DVM से, DMV जो हमारे पास एग्जिस्ट करती है बुक बायोकेमिस्ट्री की, या फिर किसी भी बुक से, आप JP से इसे पढ़ सकते हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सभी में से इकट्ठी करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी ताकि आपको कहीं बुक से रेफ़र ना करना पड़े। सिंपली आप इस लेक्चर की स्लाइड से इजीली इसको नोट डाउन कर लें और अगर MCQs अगर आ जाए तो आपको ये आते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। वी हैव डिस्कस्ड द इम्पॉर्टेंट
मोनोसेक्राइड्स एंड देयर सिग्निफिकेंसेस इन टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि अक्सर एग्जाम में आ जाता है, आइसोमेरिज्म इन द मोनोसेक्राइड, उसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।